हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम बनवारी कुमावत एंड वेलकम टू ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। हम लोग आपके साथ में यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स बीएससी का क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर था उसकी कुछ बातें कर ली प्रीवियस लेक्चर्स में। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कुछ उसके आगे की बात करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, कार्तीय निर्देश तंत्र की। और कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने क्या बात की, हमने ये बोला था कि कोई भी पॉइंट है, कोई भी बिंदु है, उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक उसको स्थिति सदिश द्वारा और एक पोजीशन वेक्टर द्वारा। तो एक तो हम लोग किसी पॉइंट को एक तो उसके कोऑर्डिनेट से शो कर सकते हैं, एक तो उसके निर्देशांकों से एक्स वाई जेड से बता सकते हैं, और एक कैसे, उसके स्थिति सदिश द्वारा पोजीशन वेक्टर से। तो एक बाय पोजीशन वेक्टर एंड अनदर इज बाय कोऑर्डिनेट्स। तो दो तरीके से हम टू वेज से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को या कोई भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। अभी हमारे को इस लेक्चर में अंदर क्या स्टडी करना है, इस लेक्चर के अंदर हमारे को ये देखना है कि आर वेक्टर एक्स वाई जेड की टर्म्स में कैसे लिखा जाता है। मतलब आर वेक्टर को मैं एक्स वाई जेड के पदों में कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ से शो करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टडी करते हैं। मतलब कि क्या करना है, स्थिति सदिश और निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है हमारे को। वी हैव टू फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन वेक्टर। तो देखो स्थिति सदिश एवं निर्देशांकों के मध्य संबंध रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये पता करना है। तो इसके अंदर हम लोग सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पर कुछ लिख लो कि माना एक बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z है एवं इसका स्थिति सदिश r वेक्टर है, इसका स्थिति सदिश r वेक्टर है। लेट ए पॉइंट P ऑफ कोऑर्डिनेट्स x, y, z and position vector of this point is r vector and position vector of this point is r vector। मतलब क्या है कि एक कार्तीय निर्देश तंत्र बनाया मैंने, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ऐसा। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये p पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y, z है। ओके, x, y, z है और ये p पॉइंट है और इसका ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। इसका जो स्थिति सदिश है पोजीशन वेक्टर, वो क्या होता है, इसको इससे मिला दो, ये r वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन r वेक्टर एंड x, y, z और r वेक्टर के बीच में एक रिलेशन सेटअप करना है, एक संबंध बताना है। तो मैं उसके लिए एक जुगाड़ बना रहा हूँ। देखो क्या जुगाड़ बनाता हूँ मैं काम करता हूँ, मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से मिला दिया मैंने, ये क्यूब बन गया, दिख रहा है, ये एक पूरा एक क्यूब बन गया। यहाँ से देखो ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया अपने पास में। क्लियर है, ये जो P पॉइंट है, ये दिस वन, इसके कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, अब देखो मैं O से P पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो जैसे डायरेक्ट चला गया ऐसे, एक मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। कैसे, O से पहले इस पॉइंट पर आया ऐसे और फिर यहाँ से ऊपर गया ऐसे भी जा सकता हूँ। एक अगर इस पॉइंट पे आना, मान लो इसको Q पॉइंट ले लिया, इसको P हो गया, ये R है मान लो। तो एक तो मैं यहाँ से Q से इस पे एक तो ऐसे जा सकता हूँ, एक इधर से आऊँगा, पहले O से इधर जाऊँगा, फिर इधर से ऐसे। अलग अलग तरीके हैं ना, अरे ऐसा है।
ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं दूसरी जगह पे शो कर रहा हूँ। देखो ये वाला डायग्राम है, यही है ना अपना डायग्राम, मतलब ये OP है, इसको हम लोग इसमें जैसे x है, ये x है अपना, ये y है, ये z लिखा हुआ है, बट हम इसको y मान रहे हैं। ये क्या है, ये z डायरेक्शन है, ये क्या है, z डायरेक्शन है, ऐसा है। अब मैंने ये जो है इस पॉइंट को मैंने बोला Q पॉइंट, तो ये O से इधर एक, तो ये OQ हो गया। मैंने बोला इस पॉइंट पर आने के दो तरीके, इधर से भी आ सकता है, मतलब इधर से ऐसे आएगा इस तरफ, और फिर इधर से होते हुए ऐसे चला जाएगा, ऐसे। और मैंने बोला कि इस पे भी जाने के लिए एक तो ऐसे भी जा सकता हूँ OQ, फिर Q से P की तरफ ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे x डायरेक्शन में, x दिशा में यूनिट वेक्टर एकांक सदिश होता है, वो क्या होता है, i कैप होता है, i कैप। y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्या होता है, j कैप। और z डायरेक्शन में क्या होता है, k कैप। कूल है ना, ऐसा होता है। चलो भैया ये चीज़ समझ में आती है कि ये तीनों इस तरीके से होते हैं। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या x y z है। अगर मैं बात करूँ तो देखो मान लो ये वाली कितना हो गया, ये x है, ये ठीक है, ये 0 से y, ये y मान लेता हूँ मैं, ये डिस्टेंस y है। ये क्या है, क्यूब है, ये घन है। ये क्या है, ये z डायरेक्शन में है ना, इसको मैं z मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा सेटअप है, इससे मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। क्या, मैं r वेक्टर को x y z में लेके आना है ना। चलो ठीक है, इसमें देखो हम लोग डायग्राम से बात कर रहे हैं, ये जो डायग्राम है इससे बात करें, तो चित्र से जो डायग्राम है इससे, बाय फिगर से बात कर रहा हूं मैं। देखो इस फिगर से क्या पता चल रहा है, OP वेक्टर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, R वेक्टर बोल रहे हैं। तो ठीक है भैया, OP वेक्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, R वेक्टर। ये एक पॉइंट मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये जो एक इसमें एक ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल देखने से पहले एक चीज देखो, ये जो है O, इस पॉइंट को मैं जैसे Q लिख दिया, इसको R लिख दो, ये PQR, इसको लिख दो आप S, इसको लिख दो आप जैसे T लिख दो, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो ये है OS, ये है Y, ये Y है, तो इसके समांतर ये है, इसके पैरेलल है, तो सेम ही हाइट होगी ना, क्योंकि घन है। अरे घन है ना, क्यूब है, तो क्यूब के तो आमने सामने वाली जो एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये y है, तो ये भी क्या होगा, y होगा। मतलब कि जो OS है, OS वेक्टर जो है वो कितना है, y डायरेक्शन में है, और y में कितना, y इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, j कैप होगा ना। अरे ऐसे लिखते हैं वेक्टर को, मतलब OS जो है, OS इसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना है, y, और डायरेक्शन j कैप, ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, अब OS है तो OS के इक्वल है QP, ठीक है ना, क्योंकि ये आमने सामने की है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो OS वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, QP वेक्टर, ये है। इसका मतलब QP वेक्टर भी किसके इक्वल हो जाएगा, J के इक्वल आ जाएगा। इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 2 and 3, तो फ्रॉम 2 and 3 से क्या आएगा, 2 and 3 से क्या आएगा, OP वेक्टर OS के, और OS किसके, Y के, तो OP वेक्टर Y J कैप के बराबर आ जाएगा, OP वेक्टर Y J कैप के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर में 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे देखो, ये जो है OR वेक्टर J, तो इसका परिमाण है, अरे J इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन कौन सी है, K, तो OR वेक्टर को क्या लिख सकता हूं मैं, OR वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या, Z तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण, और डायरेक्शन कौन सी है, K कैप, तो ये K कैप आ गया, ये लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर देता हूं मैं, ठीक है। आगे देखो,
ये देखो ओ एक्स, सॉरी ओ टी है, ये एक्स डायरेक्शन में टी पॉइंट लिया हमने इसको, तो ओ टी देखो, ओ टी वेक्टर, ओ टी वेक्टर में इसका परिमाण मैग्नीट्यूड कितना एक्स है, और डायरेक्शन कौन सी है, परिमाण तो हो गया एक्स, और डायरेक्शन कितनी है, ये आई कैप की डायरेक्शन में, तो ये हो गया आई कैप। अब देखो ये ओ टी वेक्टर इस ओ नहीं है आर क्यू इसके पैरेलल है, अरे ये वाला और ये ग्रीन वाला ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन है, और आमने सामने की भुजाएं हैं, पैरेलल है, तो ये क्या है, दोनों इक्वल हो गए, तो ओ टी आर क्यू के इक्वल होगा, ओ टी वेक्टर आर क्यू के इक्वल होगा, और आर क्यू वेक्टर एक्स, तो ओ टी एक्स आई कैप के हैं तो आर क्यू वेक्टर भी एक्स आई कैप हो जाएगा, तो आर क्यू वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप आ जाएगा। इसको लिख लो आप इक्वेशन नंबर 6। कोई प्रॉब्लम है नहीं? चलो अपने पास में ये सारी चीज़ें मिल गई, ये मिल गया मेरे को, ये मिल गया मेरे को, और ये मिल गया, क्यू पी भी मिल गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जगह मेरे पास में बची नहीं ज़्यादा, तो मैं देखो क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मिल गई, इक्वेशन 1 2 3 4 इनका भी यूज कर लूँगा। अभी देखो ओ पी वेक्टर है, ओ पी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे की चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके आगे का हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। देखो ओ पी वेक्टर को मैं आर वेक्टर को क्या लिख रहा था, ओ पी वेक्टर, ठीक है, ये तो पता ही था पहले से, ये तो इक्वेशन नंबर 1 था अपना, वहाँ पे लिख लिया था, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 था। अब देखो ये जो डायग्राम था ओ क्यू पी, आपके पास में जो डायग्राम बना हुआ वो बना लेना, वो जो अभी मैंने बनाया था वो बना लेना, वो ये एक ही बात है, इसमें पूरा मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो देखो ये क्यू माना था, ये आर माना था, ये टी माना था, और ये एस था, ठीक है। अब देखो ये जो ट्राइंगल है ओ क्यू पी ट्राइंगल से देखना, ट्राइंगल ओ पी क्यू से, त्रिभुज का सदिश नियम जानते हो ना, अरे वेक्टर्स का ट्राइंगल लो जानते हो, त्रिभुज का सदिश या सदिशों का त्रिभुज नियम, सॉरी सदिशों का त्रिभुज नियम, सदिश का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का ट्राइंगल लो जानते हो ना, अरे वेक्टर्स में ट्राइंगल लो क्या होता है, त्रिभुज का सदिशों का त्रिभुज नियम क्या होता है, ये इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, फिर इसके डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है, तो ये इसके डायरेक्शन, फिर इसके आगे ये डायरेक्शन, तो अगर इधर से मैं जा रहा हूँ और एक सीधा जा रहा हूँ, तो इधर से जाओ या सीधा जाओ बराबर आता है, यही होता है ना। तो इसका मतलब ऐसा हो गया जैसे ओपी वेक्टर है, या मैं बोलूँ कि जो आर वेक्टर जो सीधा चला गया, कौन से OPQ में बात कर रहा हूं मैं, OPQ में, तो एक तो मैं सीधा चला गया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर किसके बराबर होगा, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, इसके बराबर होगा, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर। अरे ऐसा होगा ना कि ये प्लस ये इस डायरेक्ट के जाने के बराबर होगा, तो डायरेक्ट आर वेक्टर इसके बराबर हो गया। क्लियर है? चलो अब तक हमने जो लिखा था इससे पहले इक्वेशन नंबर 6 से कर दिया था, अभी इक्वेशन नंबर क्या आ रहा है, ये 7 हो गया, इक्वेशन नंबर 7 हो गया, ठीक है। OP के बारे में, OQ के बारे में हो गया। अब देखो ये ट्राइंगल देखो ORQ, ट्राइंगल कौन सा, ORQ, ट्राइंगल ORQ, इस ट्राइंगल से देखो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सदिश नियम लगाएंगे, यहाँ पर भी हमने ट्राइंगल लो लगाएंगे। तो इस ट्राइंगल में देखो मैं एक तो इधर से चला जाऊं OQ से, और एक इधर से देखो इधर आया फिर इस डायरेक्शन में गया, तो ये दोनों का योग इसके बराबर होगा, अरे इन दोनों का सम जो है वो इसके डायरेक्ट के बराबर होगा, तो इन दोनों का OR प्लस RQ, तो OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, इस डायरेक्ट के OQ के वेक्टर के बराबर होगा, तो OQ वेक्टर के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। अब देखो OQ का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इक्वेशन 7 और 8 से, तो फ्रॉम 7 एंड 8, फ्रॉम 7 एंड 8
देखो क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का वैल्यू रखो, ओ आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, ऐसा आएगा। अरे ठीक है ना। अब देखो इन सब के वैल्यूज अपने पास है, ये इसको इक्वेशन नंबर 9 कर देता हूं मैं। ओ आर का वैल्यू, ओ आर का वैल्यू, ओ आर, एक तो इसका वैल्यू चाहिए, एक आर क्यू का वैल्यू, एक इसका वैल्यू चाहिए, एक क्यू पी का वैल्यू, क्यू पी का वैल्यू ये है। तो देखो ओ आर का वैल्यू, ओ आर का वैल्यू, ओ आर कहाँ है, ओ आर क्या है, जेड के कैप, ओ आर का वैल्यू क्या है, जेड के कैप, तो इसका वैल्यू है जेड के कैप, ओ आर का वैल्यू जेड के कैप है भैया। सभी के मान रखने पर, सभी के मान रखने पर, पुटिंग ऑल दी वैल्यूज, ओ आर का वैल्यू तो क्या है, जेड के कैप, ठीक है। आर क्यू का वैल्यू देखो, आर क्यू, आर क्यू का क्या है, एक्स आई कैप, ओके, इसका क्या है, एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। फिर क्यूपी का वैल्यू, क्यूपी, क्यूपी किधर है, क्यूपी, क्यूपी कहाँ है, क्यूपी ये है, क्यूपी का वैल्यू नहीं लिखा क्या हमने यहाँ पे, क्यूपी का वैल्यू ओ एस, ये रहा क्यूपी। क्यूपी किसके बराबर आया था, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ओ एस क्यूपी के बराबर है, तो क्यूपी किसके बराबर आएगा, वाई जे के बराबर आएगा, तो क्यूपी वाई जे कैप के बराबर आएगा, तो क्यूपी को लिख दो वाई जे कैप, वाई जे कैप। तीनों को मिला के अगर मैं बात करूँ तो ये आर वेक्टर ऐसा आ गया, इसको पहले एक्स को लिख लेता हूँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। यही तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सदिश जो होता है, जो किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है, वो ऐसा होता है। अरे यही है ना, कि मतलब ये बात समझ में आई कि क्या, कि अगर ये जो पॉइंट है इस पे आप या तो सीधे चले जाओ या फिर आप घूमते हुए चलो, पहले एक्स डायरेक्शन में जाओ, फिर वाई डायरेक्शन में जाओ, फिर जेड डायरेक्शन में जाओ, ऐसा है, तो आप तीनों में जा सकते हो। मतलब पहले मैं एक्स डायरेक्शन में एक्स चला, फिर वाई डायरेक्शन में वाई, फिर जेड में जेड, इतना, तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा पी पे। तो एक तो ये एक्स वाई जेड चलते हुए चलो, मतलब कोऑर्डिनेट्स में बात करो आप, एक सीधा मैं यहाँ से रस्सी बांध दूँ, डायरेक्ट चला गया, तो ये जो आर वेक्टर है ये सीधी रस्सी की लंबाई आ गई, स्ट्रिंग अगर सीधा बांध दो इस पी पॉइंट से, तो जो इसकी लेंथ होगी, जो दूरी होगी, वो आ जाएगी। आ रही बात समझ, तो ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आर वेक्टर आ गया, क्या आ गया मेरे पास में, आर वेक्टर और एक्स वाई जेड में रिलेशन आ गया। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सीधी रस्सी बांधी, अगर उसकी लंबाई चाहिए मुझे, मतलब उसकी लेंथ चाहिए, तो इसका क्या निकाल लो, मोड निकाल लो। तो ये तो हो गया क्या, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, इसका मोड निकालो, इसका परिमाण अगर कैलकुलेट करना, परिमाण, परिमाण के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं ऐसे, रूट ऑफ ये आई कैप के साथ वाला इसका स्क्वायर कर दो, मतलब आई डायरेक्शन में का कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट का स्क्वायर, और तब सबको ऐड करके रूट कर दो, यह आ जाता है अपने पास में मैग्नीट्यूड। अगर एकांक सदिश निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर कैप ले लो इसको, आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर मोड ऑफ आर वेक्टर, ये आ जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और ये इससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या आ गया, एकांक सदिश आ गया, यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग क्या इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ओके।